दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 22 ऑफ कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 के बारे में, जो बात करता है अटेंडेंस ऑफ पर्सन्स कन्फाइंड और डिटेन्ड इन प्रिजन्स। मतलब वो आदमी जो किसी प्रिजन में कन्फाइंड है, डिटेन्ड है, उसकी कोर्ट में अटेंडेंस कैसे ली जाती है। तो यही इस चैप्टर में डील किया गया है। पूरा प्रोसीजर बताया गया है कि कोई आदमी किसी प्रिजन में कन्फाइंड है या डिटेन किया गया है तो उसे कोर्ट में कैसे बुलाया जाए। तो चलिए अपने इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये जो चैप्टर है स्टार्ट होता है सेक्शन 266 से और ख़त्म होता है सेक्शन 271 में। तो एक एक करके एक एक सेक्शन के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले सेक्शन 266। बेसिकली सेक्शन 266 सिर्फ और सिर्फ डेफिनेशन देता है। दो डेफिनेशन बता रखी है सेक्शन 266 में, और वो जो डेफिनेशन है लागू होंगी सिर्फ इस चैप्टर में, मतलब चैप्टर 22 में ही लागू होंगी, पूरी कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में लागू नहीं होंगी। मतलब जब चैप्टर 22 किसी पिक्चर में आएगा कोर्ट में, तब इस टू डेफिनेशन को ध्यान में रखा जाएगा। तो पहली डेफिनेशन है डिटेन्ड का। देखिए, डिटेन्ड का यहाँ पर मतलब बताया हुआ है कि किसी आदमी को आपने डिटेन किया है किसी भी लॉ के तहत, और वो लॉ बेसिकली प्रिवेंटिव डिटेंशन के बारे में बात करता है। तो ये है डिटेन्ड का मतलब। दूसरा प्रिजन का मतलब बताया हुआ है। प्रिजन के बेसिकली यहाँ पर दो मतलब बताए हुए हैं। सबसे पहला मतलब है कि कोई भी ऐसा प्लेस है जिसे स्टेट गवर्नमेंट ने कोई जनरल या स्पेशल ऑर्डर निकाल के उसे सब्सिडरी जेल बना दिया गया है। मतलब सिंपल भाषा में समझे कि स्टेट गवर्नमेंट ने एक ऑर्डर निकाला और उस प्लेस को जेल बना दिया, तो वो प्रिजन है। दूसरा बता रखा है कोई रिफॉर्मेटरी इंस्टीट्यूशन, जहाँ पर आदमी रिफॉर्म किए जाते हैं कोई बैड हैबिट्स को छुड़ाने के लिए, वो इंस्टीट्यूशन बना रखा है। या तो कोई बॉस्टल इंस्टीट्यूशन। बॉस्टल इंस्टीट्यूशन मतलब वो इंस्टीट्यूशन होते हैं जहाँ पर यंग क्रिमिनल्स आते हैं, मतलब जिनकी उम्र बहुत कम है, वो सारे लोग, मतलब एक तरह से आप कह सकते हैं जुवेनाइल जितने भी क्राइम करते हैं वो सारे बॉस्टल इंस्टीट्यूशन में जाते हैं। वो भी एक तरीके का रिफॉर्मेटरी इंस्टीट्यूशन ही होता है। या और कोई इंस्टीट्यूशन जो इन्हीं तरीके का है तो वो भी प्रिजन है। तो सेक्शन 266 बस इतनी ही बात करता है। अब आते हैं सेक्शन 267 की, जो बोलता है पावर टू रिक्वायर अटेंडेंस ऑफ प्रिजनर्स। मतलब कोर्ट के पास ये पावर है कि कोई प्रिजनर को अटेंडेंस में बुलाया जाए। अब इसका सबसेक्शन 1 बोलता है कि जब कभी भी किसी भी इंक्वायरी में या किसी भी ट्रायल में या और कोई प्रोसीडिंग चल रही है कोर्ट में, और कोर्ट को ये लगता है, दो ग्राउंड बताए हुए हैं, दोनों ग्राउंड में से अगर कोर्ट को किसी भी एक ग्राउंड पर लगता है, अब वो ग्राउंड क्या है। पहला ग्राउंड ये है कि जो आदमी कन्फाइंड है या डिटेन्ड है किसी प्रिजन में, और उसका जो अटेंडेंस जरूरी है, किस लिए, कि उसके खिलाफ कोई जो चार्ज बने हैं उनका आंसर देने के लिए उसका आना यहाँ पर जरूरी है, तो उस केस में उसे बुलाया जा सकता है। या तो दूसरा एंड ऑफ जस्टिस के लिए, कि उसके पास कुछ ऐसा गवाह है या उसे कुछ ऐसी चीज पता है जो एंड ऑफ जस्टिस के लिए या उसको एग्जामिनेशन के लिए कोर्ट जो है उसे बुला सकती है कोर्ट में। अब कोर्ट क्या करेगी, कोर्ट जो है एक ऑर्डर निकालेगी और वो ऑर्डर उस प्रिजन के ऑफिसर इंचार्ज को देगी, और उस ऑर्डर में बेसिकली सब कुछ लिखा होगा कि किसे बुलाना है, किसे नहीं बुलाना है, कब बुलाना है, कैसे बुलाना है। तो बेसिकली उसमें सब कुछ लिखा रहता है। अब इसका सब क्लॉज 2 ये बोलता है, देखिए, जब कभी भी कोई ऑर्डर ये सब सेक्शन 1 में कोर्ट देता है, और अगर वो ऑर्डर किसी सेकेंड क्लास मजिस्ट्रेट ने दिया है, तो उस ऑर्डर को फॉरवर्ड नहीं किया जाएगा उस ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन के पास। और अगर फॉरवर्ड कर दिया है तो वो ऑफिसर इंचार्ज जो है वो उसे एग्जीक्यूट नहीं करेगा जब तक वो ऑर्डर चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, जो भी वो सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट जिस भी चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट का सबऑर्डिनेट है, जब तक वो ऑर्डर उस चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के द्वारा काउंटर्ड साइन नहीं होगा, तब तक वो ऑर्डर नहीं भेजा जाएगा। और अगर भेज दिया गया तो पुलिस ऑफिसर उसे एग्जीक्यूट नहीं करेगा उस ऑर्डर को। इसका सब क्लॉज 3 बोलता है, देखिए, जब कभी भी कोई ऑर्डर चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट जब बनाता है फॉर द अटेंडेंस ऑफ प्रिजनर्स के लिए, और जब वो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास भेजता है, तो उस ऑर्डर के साथ एक स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट भेजा जाता है। और उस फैक्ट में बेसिकली ये लिखा जाता है कि किस आधार पर सेकेंड क्लास मजिस्ट्रेट को लग रहा है कि वो जो प्रिजनर है उसका कोर्ट में अटेंडेंस उसका जरूरी है। तो वो बेसिकली उस ऑर्डर के साथ वो स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट भेजेंगे, और जो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट है वो क्या कहते हैं, उस स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट को सही से पढ़ेगा, और सही से पढ़ने के बाद अगर उसको लगता है कि हाँ उसको बुलाना जरूरी है फॉर द एंड ऑफ जस्टिस या फिर फॉर द आंसरिंग ऑफ चार्जेस, तो उसमें वो उसे काउंटर साइन कर देगा। या तो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट को लगता है कि नहीं, कोई जरूरी नहीं है उसे बुलाना, तो वो मना भी कर सकता है काउंटर साइन करने से।
268 बात करता है स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो किसी भी पर्सन को एक्सक्लूड कर सकता है सेक्शन नंबर 267 की एप्लीकेशन के लिए। अब इसका सब क्लॉज 1 बोलता है, सिंपल भाषा में अगर समझाऊं तो स्टेट गवर्नमेंट जो है किसी भी समय एक जनरल या स्पेशल ऑर्डर निकाल देगा कि भाई ये जो प्रिजनर्स हैं या ये क्लास ऑफ पर्सन है या कोई एक पर्सन भी है उस पर 267 लागू नहीं होगा, और जब तक वो ऑर्डर रहेगा तब तक उस पर वो 267 का लागू नहीं होगा। अब इसका सब क्लॉज 2 बोलता है कि अगर स्टेट गवर्नमेंट कोई भी ऑर्डर बनाने से पहले इन 3 चीज़ों को ध्यान में रखेगा। सबसे पहली चीज़ ये है कि उस पर्सन के ऊपर या उस क्लास ऑफ पर्सन का नेचर ऑफ ऑफेंस क्या था और किस ग्राउंड पर उन्हें प्रिजन में डाला गया। दूसरा, अगर उन्हें बुलाया गया प्रिजन से लेके कोर्ट तक तो पब्लिक ऑर्डर जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। तीसरा, पब्लिक इंटरेस्ट को ध्यान में रख के वो ऑर्डर बनाएंगे। तो इन 3 चीज़ों को ग्राउंड को ध्यान में रखते हुए स्टेट गवर्नमेंट कोई स्पेशल या जनरल ऑर्डर निकालेगी जिस ऑर्डर में किसी सर्टेन क्लास ऑफ पर्सन या किसी एक आदमी या और भी किसी प्रिजनर को वो एक्सक्लूड कर सकती है सेक्शन 267 के एप्लीकेशन से। अब 269 बात करता है कि देखिए ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन भी इन ग्राउंड पर, ऑफिसर इंचार्ज जो है वो इन ग्राउंड पर मना कर सकता है कि सर जो आपने ऑर्डर दिया है हमें 267 में कि प्रोड्यूस करो आप उस प्रिजनर को, तो हम इन ग्राउंड पे मना कर सकते हैं। पहला तो है कि भाई सिकनेस है या कोई इन्फर्मिटी है तो उस ग्राउंड में हम उसे कोर्ट नहीं ला सकते। दूसरा, वो किसी और ट्रायल में कमिटल किया गया है या कोई प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन चल रही है या पेंडिंग चल रहा है, उसकी रिमांड पेंडिंग ट्रायल पे चल रही है तो उस केस में भी मना कर सकता है। तीसरा, जब तक वो ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा वो उसकी जो कस्टडी की पीरियड है वो एक्सपायर हो जाएगी। चौथा, उसे 268 से स्टेट गवर्नमेंट ने एक्सक्लूड किया हुआ है कि उसकी अटेंडेंस नहीं ली जा सकती 268 के तहत। तो उस केस में ऑफिसर इंचार्ज जो है प्रिजन का वो क्या कहते हैं एक रीज़न दे देगा, स्टेटमेंट, कि उस कोर्ट को जिसने वो ऑर्डर निकाला था 267 से कि सर हम इसको नहीं बुला सकते। लेकिन अगर क्लॉज बी में, मतलब अगर वो कोई प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन चल रही है या उसे कोई और ट्रायल में कमिट किया गया है या और कोई पेंडिंग ट्रायल में है, तब ये क्लॉज बी में आता है। और क्लॉज बी में वो मना नहीं कर सकता अगर जो कोर्ट की दूरी जो है वो 25 किलोमीटर के अंदर है फ्रॉम द प्रिजन से। अगर प्रिजन से कोर्ट की दूरी 25 किलोमीटर के अंदर है तो आप इस ग्राउंड पे मना नहीं कर सकते कि सर हम उसे नहीं ला सकते। अब 270 बात करता है प्रिजनर टू बी ब्रॉट टू कोर्ट इन कस्टडी। अब ये बेसिकली बात करता है कि कैसे उसे कोर्ट में लाया जाएगा। अब सब कुछ सही है, 267 से ऑर्डर मिल गया, काउंटर्ड साइन है सीजेएम से, सब कुछ सही है, तो फिर जिस भी आदमी का ऑर्डर में नाम लिखा होगा वो उसे कोर्ट में लेकर आएगा और उसको अपनी कस्टडी में रखेगा। कब तक रखेगा? जब तक या तो उसका एग्जामिनेशन नहीं हो जाता या तो कोर्ट जो है उस ऑफिसर इंचार्ज को ऑथराइज नहीं कर देते कि आप इसे वापस ले जाइए जहां से वो आया है, तो तब तक वो कोर्ट में रहेगा। अब 271 बात करता है पावर टू इशू कमीशन फॉर एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस इन प्रिजन। बेसिकली ये बात करता है कि अगर ऐसा कुछ नहीं हो पा रहा है तब आप कमीशन इशू कर सकते हैं सेक्शन 284 ऑफ कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 के अंदर, और जो आदमी है उसको कमीशन अपॉइंट कर दीजिए किसी और आदमी को और वो जाके एग्जामिन कर लेगा। तो ये थी चैप्टर 22 के बारे में कुछ बात। तो आई होप वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस।